नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया और इजराइल ने साइन किया है एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। यहां पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय डीआरडीओ। भारत के डीआरडीओ और इजराइल के डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने साइन किया है एक बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट बीआईए फॉर डेवलपमेंट ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजीज। इसके अंडर क्या होगा कि इंडिया और इजराइल बहुत से सेक्टर्स में मिलकर टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे। प्राइमरली यहाँ पर फोकस होगा डिफेंस सेक्टर में, और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं यूज कर पाएगी इंडिया और इजराइल की कंपनी, स्टार्टअप्स, जो नई कंपनी स्टार्ट हो रही है डिफेंस की फील्ड में और वेरियस फील्ड्स में भी। और मैं ये कहूंगा कि इस एग्रीमेंट का इम्पैक्ट इमीडिएट बेसिस पर नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा। आराम से आपको 10 से लेकर हो सकता है कि 15 साल लग जाए इसका एक्चुअल ग्राउंड में रिजल्ट देखते हुए, मगर जब इसका रिजल्ट दिखेगा इट विल बी इम्पैक्टफुल, और इससे इंडिया और इजराइल एक दूसरे पर और डिपेंडेंट हो जाएंगे इन वेरियस सेक्टर्स। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव स्टेप है। और जो इसकी नींव है मैं कहूंगा रखी गई थी 2017 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे, पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो गए थे इजराइल की धरती पर। और इन्होंने वहां पर यह कहा था कि इंडिया और इजराइल टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बन सकते हैं जो आपस में कोलैबोरेशन करके दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी विजन पर यहाँ पर दोनों कंट्रीज काम कर रही हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि किन सेक्टर्स में यहाँ पर काम होगा। इजराइल एक बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर क्यों ले रहा है, क्योंकि इंडिया में सरकारें भी चेंज होती हैं। डिस्कस करेंगे ये सब, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो उस मूवमेंट का क्या नाम रखा गया था जिसके अंडर ज्यूज दुनिया भर से, चाहे अमेरिका से हो, यूरोप से हो, एशिया से हो, ये सब इकट्ठा होकर इजराइल आए थे। आपको पता होगा कि इजराइल बना था 1948 में, और दुनिया भर में जो वेरियस ज्यूज हैं इन्होंने यहाँ पर मूव किया था। तो आपको बताना है कि इस ग्रेट मूवमेंट ऑफ द ज्यूज को क्या कहा जाता है, अलिया, अल नकबा, होलोकॉस्ट या फिर हिब्रू। ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज में भी था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखो किसी भी कंट्री की जो एक्चुअल वेल्थ होती है वो होती है उसकी नॉलेज, उसके पास क्या इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि आप अगर इतिहास में देखो तो जो भी मेजर वॉर्स लड़ी गई हैं, जीती गई हैं, वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत ही क्रिटिकल रोल था। यूएसए ने जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में प्राइमरली कैसे हराया, टेक्नोलॉजी में एडवांस करके, एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, उन पर पहले अटैक किया, दे वॉन द वर्ल्ड वॉर। तो जब कोई देश किसी और कंट्री के साथ इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दे, और कोऑपरेशन भी ऐसे कि हम आपके साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वहां पे आप मान लीजिए दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और एक डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट है दोनों साइड्स पर। तो तभी जाकर यहां पर इंडिया और इजराइल ने साइन किया है बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट। इस टाइप का जो पैक्ट है इन्होंने यूएसए के सिवाय किसी और कंट्री के साथ साइन नहीं किया। इवन आप अगर देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन्होंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन तो किया था एक रिसर्च एंड इनोवेशन एग्रीमेंट, मगर यह एग्रीमेंट प्राइमरली फोकस था ऑन बायोटेक्नोलॉजी, आईटी रिसर्च, जो अपने आप पे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मगर डिफेंस का कोई भी यहां पर एस्पेक्ट है नहीं। और उसके अलावा जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में इजराइल यूएसए की कंपनीज के सिवाय किसी भी और कंट्री के साथ कोऑपरेशन नहीं करता। तो अब इंडिया के साथ ये कोऑपरेशन कर रहे हैं, और डिसाइड यहां पर यह किया गया है कि इस एग्रीमेंट के अंडर जो एमएसएमईज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया और इजराइल की, ये आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर सकती हैं। इंडिया और इजराइल की सरकारें भी इनको टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेगी। अगर मान लो डीआरडीओ कुछ इनोवेशन करता है, ये शेयर कर सकते हैं विद इजरायली कंपनीज, इंडियन कंपनीज। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, और आप कह सकते हैं डिफेंस की फील्ड में इंडिया और इजराइल ऑलमोस्ट जुड़ी जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। और इजराइल के लिए एक्चुअली ये बहुत बड़ा गैम्बल है, लिटरली मैं कहूंगा जुआ खेल रहे हैं ये। और इस उम्मीद से इन्होंने यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया में आने वाले समय में जो सरकारें रहेंगी या तो प्रो इजराइल ही होंगी, या फिर अगर बुरे से भी बुरा टाइम आ गया तो न्यूट्रल हो जाएंगी। ज्यादा प्रो नहीं होगी तो न्यूट्रल हो जाएंगी। क्योंकि आपको बताना चाहिए कि इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को सपोर्ट नहीं करते। प्राइमरली इंडिया का जो लिबरल विंग है, जो आपके लीजिए ऑपोजिशन पार्टीज हैं आज के समय, वो इंडिया इजराइल के रिलेशंस को इतना प्रमोट करती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि ये काफी हद तक कंसर्न है ओवर करंट गवर्नमेंट स्टांस ऑन द रीसेंट इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। जब भी इजराइल फिलिस्तीन पे अटैक करता है, गाजा पे अटैक करता है, तो इंडिया में बहुत सारे जो लिबरल थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया को यहाँ पर इजराइल के साथ कोऑपरेशन नहीं करनी चाहिए। और अरुंधति राय फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, ये काफ़ी एक फेमस ऑथर है, इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया था एक बार को कि जो न्यूक्लियर न्यू लिबरल इंडिया है ये कैसे खुद को एक नेचुरल एलाई कह सकता है इजराइल का।
और ऐसी कोट्स आपको बहुत सी मिल जाएगी। कई इंडिया में थिंकर्स हैं जो ऑल टुगेदर इसराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस नहीं चाहते। तो आप अगर इसराइल के पर्सपेक्टिव से देखो, मैं हमेशा आपको ये कहूँगा कि दुनिया को सिर्फ अपने नज़रिए से मत देखना। जो कंट्रीज आपसे ट्रेड कर रही है, जिनके आपके साथ रिलेशंस हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी देखो तो आप बाकी चीज़ें समझ पाओगे। यहाँ पर कल को अगर मान लीजिए इंडिया में एक बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग सरकार आ जाती है या फिर एक लिबरल गवर्नमेंट आ जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो भी यहाँ पर तरक्की हो रही है इस एग्रीमेंट के अंडर थोड़ी सी स्लो डाउन भी हो जाए। मगर इसराइल की एक पॉलिसी रही है विद इंडिया कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत सारा है। इसराइल ने आप अगर देखो तो ओवर द ईयर्स बहुत कुछ सुना है फ्रॉम इंडिया। एक बार को मैंने आपको यही बताया था कि 2012 में इंडिया के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद, इन्होंने इसराइल की आलोचना भी कर दी गाजा की बॉम्बिंग को लेकर। मगर तब भी इसराइल की सरकार को यह पता है कि लेट्स वेट, एक टाइम पे आकर हमारे लिए फेवरेबल गवर्नमेंट आएगी, उनसे हम बहुत सारे एग्रीमेंट कर लेंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये एग्रीमेंट हो तो गया है, कैन इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में क्या इसका बेनिफिट मिल पाएगा या फिर नहीं। ना अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा बेनिफिट मिलेगा भी तो कैसे मिल सकता है। देखिए यहाँ पर जो सेक्टर्स कवर किए गए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सरकार की नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे किसका बस्ट है, मैं जूम इन कर दूंगा आपके लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये यहाँ पर किसका बस्ट लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें सेक्टर्स की जहां पर इंडिया और इसराइल कोऑपरेट करेंगे, ये हैं ड्रोन्स का सेक्टर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एनर्जी स्टोरेज, वियरेबल डिवाइसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इनमें से मैं कहूँगा अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसराइल क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत आगे निकल चुका है। रिसेंटली इसराइल की सरकार ने एलोकेट किए हैं $60 मिलियन टू बिल्ड इसराइल्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। और यह बताया जा रहा है कि ऐसा कंप्यूटर होगा जिसका एक्चुअली में यूज भी हो पाएगा। अभी के लिए क्वांटम कंप्यूटर बन चुके हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी है IBM, इन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया था, मगर उसका जरा हम कुछ यूज कर नहीं पाए, क्योंकि अभी के लिए प्रॉब्लम यह है कि क्वांटम स्टेट को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको कॉन्स्टेंटली एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, वहां पर एक टीम चाहिए लोगों की जो एरर करेक्शन करती रहेगी। तो इट इज स्टिल क्वाइट डिफिकल्ट। मगर इसराइल ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द ये बनाएंगे एक प्रॉपर क्वांटम कंप्यूटर जिसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़े स्केल पर होगा। आप अगर सिंपली बात करें डिफेंस पर्सपेक्टिव से, तो साइबर वॉरफेयर को ये चेंज कर देगा। हैकिंग और ज़्यादा बड़े स्केल पर हो पाएगी, अग्रेसिव स्केल पर ये लोग अटैक कर पाएंगे। ये लोग इसराइल में बैठे बैठे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको भी अटैक कर सकते हैं। उसके अलावा भी वेरियस और फील्ड्स में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में क्वांटम कंप्यूटर होगा पाथ ब्रेकिंग। और हम लोगों ने भी बाय द वे अपने देश में रिसेंटली क्याओसिम लॉन्च किया है। क्याओसिम है क्वांटम सिमुलेटर, जिसके अंडर हम अपने जो क्वांटम कंप्यूटिंग के रिसर्चर्स हैं उनको हेल्प करेंगे। तो एक तो यहाँ पे हमने बात कर ली क्वांटम कंप्यूटिंग की। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसराइल उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो मानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन द फ्यूचर हम लोग नए टाइप के सोल्जर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे सोल्जर्स जिनमें कोई डर नहीं होगा, ना मरने का डर होगा, ना जीने की इच्छा होगी। दे विल बी जस्ट रोबोट्स जो अटैक कर सकते हैं। और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अगर मिला दो देन यू विल हैव द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मिलिट्री। तो इसराइल अभी के लिए इसी तरफ काम कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसराइल के साथ कोऑपरेट करके हम बहुत कुछ गेन कर पाएंगे। उसके अलावा आप अगर देखो एनर्जी स्टोरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंडिया ने आपको बताया होगा रिसेंटली ये भी कहा था कि 2070 तक हमको बनना है नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश। तो उसमें एनर्जी जो स्टोरेज है वो भी काम करेगी। उसके अलावा आप अगर कोई डिफेंस प्रोडक्ट बनाते हो, आप ड्रोन बनाते हो, आप कोई कल को बनाते हो, कोई रोबोट बनाते हो, तो उसकी एनर्जी स्टोरेज आप कहाँ पर करोगे, उस एस्पेक्ट में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली अगर हम बात करें ड्रोन्स की, तो देखो ड्रोन्स में ऑलरेडी इंडिया और इसराइल कोऑपरेट कर रहे हैं। इसराइल ऑलरेडी प्रोजेक्ट चीता के अंडर हमारे जो बहुत सारे ड्रोन्स है ये अपग्रेड कर रहा है। मगर फ्यूचर में हम इसराइल से सिर्फ ड्रोन परचेज नहीं करेंगे, हम इसराइल के साथ ड्रोन्स मिलकर बनाएंगे, रोबोटिक्स मिलकर बनाएंगे। सो दिस इज ओवरऑल अ ग्रेट न्यूज़ फॉर बोथ द कंट्रीज। और उम्मीद यहाँ पर यही है कि स्टेबिलिटी रहे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में और लॉन्ग टर्म में इंडिया और इसराइल मिलकर जेन्युइनली दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर पाए। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि उस ग्रेट मूवमेंट को क्या कहते हैं जहां पर ज्यूज दुनिया भर से फिलिस्तीन में आए थे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अलिया। यहाँ पे आप देख पाओगे अलिया एक्चुअली आज भी हो रहा है। ये 1948 में बहुत ही बड़े स्केल पर हुआ था जब यूरोप से, अमेरिका से बहुत सारे ज्यूज पहुंचे थे इसराइल में। आज भी अगर इसराइल को कुछ ज्यूज मिलते हैं इंडिया में या फिर एशिया में कहीं भी, तो इनको ये वापस लेके आते हैं इसराइल में
अंडर अलिया, हेल्पिंग द ज्यूइश कम्युनिटी कम होम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का भी मैसिव डिस्काउंट चल रहा है ऑन यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज। सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डो नॉट हैव टू पे दिस प्राइसेस, वैसे ही काफी तक डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। जो 36 मंथ का कोर्स था, ये था 1 लाख रुपीज का, अब 90,000 का हो चुका है। इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर और आप 3 साल तक आराम से तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल की। अगर आपके पास टाइम है, कॉलेज में है, आराम से 1-2 साल प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करना है यूपीएससी, यू कैन गो फॉर द 36 मंथ कोर्स एज वेल। और ये कोर्स आपको पड़ेगा 81,000 रुपीज का, मतलब कि 2251 रुपीज पर मंथ। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।